वो रहता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये जो कंटिन्यूअस नाम आपको देखने को मिल रहा है, इसे ही आप दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो बता दीजिए, इसे क्या कहेंगे? आपका प्रोग्रेसिव कहेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? इसे आपका प्रोग्रेसिव पढ़ा जाएगा। अब ये जो प्रोग्रेसिव का वर्ब फॉर्म आपके पास में आ रहा है वो क्या है? इसमें ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी बोलने का मतलब है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलियरी शब्द जहां काम में आ गया उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। वो कौन सा काम में आएगा? इज एम आर। अगर इज एम आर वहां पर केवल मैन वर्ब का काम कर रहा था तो ये प्रेजेंट सिंपल में था। अब ये बात किसकी कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी की, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका जो मेन वर्ब आपके पास में है, मुख्य क्रिया जो आपके पास में है, वो आईएनजी फॉर्म के अंदर है आपका, और आईएनजी फॉर्म के साथ में जुड़कर आ रहा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये जो चीज आपके पास में आ रही है, इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये यहां इक्वल की बजाय किस में जाना चाहिए? आपका प्लस में जाना चाहिए। इक्वल की बजाय ये किस में जाना चाहिए? आपका प्लस में जाना चाहिए। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ये किस में जा रहा है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन देखते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक। तो यहां चेक करिएगा, यहां पर आपको इज मिल रहा है, इज के साथ में क्या आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। अब ये इज के साथ में जो कंटेंट आपके पास आ रहा है, ये है इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का सेक्शन। तो ये किस में काउंट हो जाएगा? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काउंट हो जाएगा। और जब मैं यहां पर बात करता हूं आपका एम राइटिंग, तो एम राइटिंग के अंदर अपने पास में यहां पर एम है, और एम के साथ में सेक्शन किसका काउंट हो रहा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का काउंट हो रहा है। तो ये जो पार्ट आपका इज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, या एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में माना जाएगा। ये क्या यूज आता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसे किस तरीके से काम में लिया जाता है, उसकी फंक्शनिंग को देखने से पहले ये चीज आप क्लियर कट समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके मायने ये हैं कि मेरे सेंटेंस में मुझे इज एम आर इन तीनों में से एक का मिलना टोटली इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल ना कहूं तो इसे ये कह दूंगा कि इनएविटेबल है। ये नहीं बना तो ये इनएविटेबल में चला जाएगा, और अगर इसे अपन दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कंपलसरी कह सकते हैं, या फिर इसी का सिनोनिम ढूंढना चाहें तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? आपका इसेंशियल नाम दे सकते हैं। यानी ये अति आवश्यक है, इसका आना हर हाल में क्या है? जरूरी है। इसके बगैर आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें लगेगा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या आना चाहिए? आईएनजी आना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये इजमार में से किसी एक का होना जरूरी है, और प्लस में क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक है, यही बात हमारी यहां पर चल रही है। जैसे इज आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एम आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राइटिंग के फॉर्म से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर राइट के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनेंगे? राइट, राउट, रिटर्न, या फिर राइटिंग, या इसमें क्या रहेगा? आपका राइट्स रहेगा। अब ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, इसी टर्म के बेसिस पर हमारी सारी चीजें वहां चलनी। इसमें केवल टी आपके लिए एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें आप कंफ्यूजन ले सकते हैं, और वो कंफ्यूजन अब आपको दूर करना है। रिटर्न को छोड़ के बाकी किसी भी आपके राइट के वर्ब फॉर्म में टी डबल नहीं है। ये टी अक्षर केवल एक जगह डबल है, कौन सा? रिटर्न का है। बाकी किसी में भी ये डबल नहीं है। राइट में सिंगल है, राउट में सिंगल है, राइटिंग में सिंगल है, और राइट्स में भी सिंगल है। केवल आपका क्या है? रिटर्न है। तो रिटर्न में जो टी है वो क्या है? आपका डबल है। एक्सप्रेस एज एन एक्शन, इसमें आपका एक ऐसा कार्य अभिव्यक्त किया जाता है। कौन सा कार्य? जो कार्य चल रहा होता है। गोइंग ऑन के मायने क्या है? जो कार्य चल रहा होता है। और अथवा कंटिन्यूइंग, ये जारी रहता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब इसे बोला जाता है। अर्थात जब इस वाक्य को प्रेजेंट किया जाता है, जब इस वाक्य को प्रस्तुत किया जाता है, तो उस वक्त इस वाक्य में निरंतरता का, सतत होने का,
लगातार होने का या चलने का भाव मिलता है, जिसे चाहें तो आप गोइंग ऑन का शब्द दे दें और चाहें तो आप कंटिन्यूइंग का शब्द दे दें। दूसरी बात इसमें लें उससे पहले इसकी एग्जांपल देखिएगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नाउ। अब इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करके देखिए, यहां आपके पास में आर है और यहां आपके पास में क्या है, प्लेइंग है। तो आर के साथ में क्या मिल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल रहा है। और दूसरी बात, बच्चे अब खेल रहे हैं, मतलब काम चल रहा है, खेलने वाला काम हो रहा है। नीचे वाले में वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। यहां आर है और आर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब ये बात हो गई, इज़ामार में से आर ले लिया और यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया आपका। अब इसके साथ में ये देखना है कि अपना काम अब हो रहा है क्या। अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब आप जो पढ़ रहे हो, तो आपका काम कब चल रहा है, अभी चल रहा है, तो आपका कार्य गोइंग ऑन है या फिर आपका कार्य कंटिन्यूइंग नेचर के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें पूरी होते ही इस टेंस को मैं किसका नाम दे सकता हूं, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम दे सकता हूं। और अदर फॉर्म में कहना चाहें तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नाम दिया जा सकता है। अगली बात अपन लेंगे यहां पर, इसमें दूसरा एक्शन क्या है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एक ऐसे कार्य की अभिव्यक्ति होती है कंटिन्यूइंग, जो निरंतरता में तो है, इंटरमिटेंटली बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पेस। मतलब ये कि आपका काम तो जारी रह सकता है, लेकिन ये कतई आवश्यक नहीं है कि कार्य आपका बोलने के वक्त पर जारी हो। वहां ऐसा हो सकता है कि बोलने के पहले जारी हो, बोलने के साथ में जारी हो, दोनों संभावनाएं वहां पर आपकी बनती हैं। लेकिन इन बिटवीन ये कार्य चालू रहने की स्थिति या फिर ये कार्य चालू रहने की अवस्था बताता है। जैसे शी इज निटिंग ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, वह अपने भाई के लिए एक स्वेटर बुन रही है। यहां चेक करिए, यहां पर क्या दिया हुआ बताओ, आपका इज दिया हुआ है। फिर यहां पर अपने पास में इज के साथ में ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म बताइए क्या है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। तो इज़ामार के साथ में क्या लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है। क्लियर। अब ये इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना देगा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं उस वक्त वो स्वेटर बुन रही है जरूरी नहीं है। आपने ये सेंटेंस नाइट में बोला, हो सकता है कि वो स्वेटर कब बुन रही हो, आपका दिन में, और पहले दिन उसने स्वेटर बुनी है, अभी भी कुछ बुनना बाकी है जो अगले दिन उस कार्य को जारी रखेगी। मतलब काम चल रहा है आपका, लेकिन जब आपने सेंटेंस को स्पीक आउट किया तो उस वक्त वहां पर ऐसा बोलना जरूरी नहीं था, ऐसा कहना जरूरी नहीं था कि भाई ये कार्य अब जारी है। ये कार्य उसके पहले जारी हो सकता है, उसके बाद में भी जारी रह सकता है। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेक्सपियर, यहां देख सकते हैं आपको एम मिला, एम के साथ में क्या है, राइटिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब ये कह रहा आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेक्सपियर, मैं विलियम शेक्सपियर, जिसे अपन बार्ड ऑफ एवन कहते हैं आपका, इसके ऊपर एक पुस्तक लिख रहा हूं। अब इस पर मैं पुस्तक लिख रहा हूं, लेकिन ये जो पुस्तक की बात आपको बताई गई, ये पुस्तक जब वो बोल रहा तब नहीं लिख रहा है, हो सकता है पूरे दिन बैठे बैठे लिख रहा हो सकता है कि अगले दिन फिर लिखना चालू कर दें, तो उसका पुस्तक का लिखना तो जारी है, ठीक है, लेकिन काम क्या हो सकता है, बीच में आपका रुक जाए। और जरूरी नहीं है कि ये बोलने के समय ही आपका वहां पर चल रहा हो, ठीक है। तो मोटी चीज इसमें क्या है कि आपका काम क्या रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए, भले ही बोलने के वक्त होता है या फिर आपका नहीं होता है, ये वहां कंपलसरी नहीं है। अब तीसरा एस्पेक्ट इसका लेते हैं अपन, एक्सप्रेसेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम्स, बिल्कुल नजदीकी भविष्य में घटित होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं। नियर फ्यूचर के मायने क्या है, नजदीकी भविष्य में, स्पेशली विशेष तौर पर विद वर्ब्स, ऐसे क्रिया शब्दों के साथ में डिनोटिंग, जो इंगित करते हैं, क्या इंगित करते हैं, मोमेंट, आपकी क्रिया विधि, आपका खुद का कार्य। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, हम आने वाले कल को बॉम्बे जा रहे हैं, मतलब जो अगला कल है हम बॉम्बे जा रहे हैं। तो आप ये गौर करिए, आर गोइंग, आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब मीनिंग लीजिएगा, मीनिंग क्या है कि आप कब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, आने वाले कल में, आने वाले कल में। फ्यूचर है, और फ्यूचर कौन सा है, नियर फ्यूचर है, बिल्कुल नजदीकी भविष्य है, उसको बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस काम में
ले सकते हैं। अगला, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज रात क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो, इसी प्रकार के अर्थ निकलेंगे। तो यहां पर आपका आर है और आर के साथ में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब ये टुनाइट मतलब जब आप बोल रहे हो ना तब टुनाइट नहीं हुआ है, उसके बाद में टुनाइट होगा, उसके बाद में रात्रि का समय आएगा। तो ये पैटर्न भी किस में जाएगा आप बताओ, देखें आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन है किसका, आपका नियर फ्यूचर प्रोग्राम का है। अब ये नियर फ्यूचर का मतलब आपके बोलने के बाद में, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा कि 2-4-5 दिन का गैप आप लगा लें, ठीक, ऐसा नहीं होता है। अगर वो लगाना भी पड़ जाए तो उसका फिक्स्ड होना चाहिए, बिना फिक्स्ड के नहीं होगा। अदरवाइज फिक्स्ड नहीं है तो फ्यूचर आपका फार फ्यूचर होगा या नियर फ्यूचर, बिल्कुल नियर फ्यूचर माना जाएगा। तो इसमें अगली बात क्या रही थी, नियर फ्यूचर प्रोग्राम को शो करने के लिए, ये तीसरा एस्पेक्ट। अगला अपना चौथा पहलू अपन उठाते हैं, वो क्या है, एक्सप्रेसेस, ये अभिव्यक्त करता है, इंगित करता है। किसको इंगित करता है, डेवलपमेंट्स, आपकी विकासात्मक प्रक्रिया को, चेंजेस, आपके परिवर्तनों को, आपकी विकासात्मक प्रक्रिया को और आपके जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ये क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा। ही इज पुटिंग ऑन वेट दीज डेज, अगला ये कह रहा है कि आजकल उसका वजन बढ़ रहा है, आजकल उसका वजन भारी हो रहा है। तो यहां ये जो टर्म आपके पास आ रहा है इज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किस में चला गया बताओ, देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगला कह क्या रहा है कि इसमें चेंज आ रहा है कि उसका वजन पहले कम था, अब उसका वजन क्या हो गया है, बढ़ गया है, अब उसका वजन ज्यादा हो रहा है। ये किसका इंडिकेशन दे रहा है, आपके चेंज का इंडिकेशन दे रहा है, या फिर ये कहूं कि आपके परिवर्तन का इंडिकेशन वहां पर दे रहा है। और उसी के साथ में ये टर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये टर्म आपको वहां पर सोचने को मिल रहा है। तो अगला ये बोल रहा है कि आपकी जो परिवर्तनशीलता है वो परिवर्तनशीलता भी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और दूसरी बात ये कि आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, अब ये वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना कोई विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जो आपका उधर्वमुखी हो सकता है, अधोमुखी हो सकता है, विकासानुमुख प्रक्रिया होती है, वो डेवलपमेंटल की प्रोसेस भी किसमें जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगी। तो ऊपर हमने जो देखा है उसमें पहले वाली चीजों में किस किस को शामिल किया आपने, थोड़ा सा इसे रिकैपिचुलेट करके देखिएगा। हमारी बात यहां पर हुई कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला काम होता है किसी जारी रहने वाले कार्य को बताना, ये अपना एक्शन किस में जाएगा, नंबर 1 में जाएगा। फिर उसके बाद में जो अगली चीज आपके पास में आ रही है वो अपना एक्शन कौन सा है वहां पर आपका, वो किसी भी ऐसे एक्शन को बताना जो कंटिन्यू तो है लेकिन कैसा है, इंटरमिटेंटली, अर्थात रुक रुक कर चालू होने वाला माना जाता है। कंटिन्यूटी में लगातार चले जरूरी नहीं है, बीच में रुकावट आ सकती है, रुके फिर चले, और जब आप कह रहे होते हैं उस वक्त चले, वो भी जरूरी नहीं है। फिर कोई नियर फ्यूचर प्रोग्राम है उसको शो करते हैं, उसके लिए आ सकता है। और फिर अगली बात आपके डेवलपमेंट या फिर चेंजेस हैं, उसके लिए काम में लिया जा सकता है। हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन, घरों की जो कीमतें हैं वो एक बार फिर से बढ़ रही हैं। तो यहां आर के साथ में क्या मिल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल रहा है। इजमार में से आर आ गया, प्लस में क्या रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। अब ये जो सिचुएशन आपको मिली, इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, ये कोई डेवलपमेंट थोड़ी है। किसी भी प्राइस का चेंज होना, किसी भी प्राइस का हाइक होना, ये कोई डेवलपमेंट चेंज नहीं है, बल्कि बताओ ये क्या है आपका, वहां पर आपके लिए सिंपल चेंज है, ठीक है। ये कोई विकासात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि सिंपल चेंज में आता है। तो चेंज चाहे जैसा हो वो किस में जा सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अगर डेवलपमेंट होता है तो वो सोने पर सुहागा है और भी अच्छा माना जा सकता है। अगली बात देखिएगा, इसमें यहां कुछ एडवर्बियल पार्ट आपको दिए हुए, उनको देखिएगा। द एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जैसे आप नाउ को काम में लेते हैं अब के लिए, एट दिस मोमेंट इसी क्षण के लिए, या फिर एट प्रेजेंट वर्तमान समय के लिए, या स्टिल अभी भी, इन सब को काम में लेते हैं। तो ये कौन से टेंस को इंडिकेट करते हैं आपका, वहां पर कौन से टेंस को इंडिकेट करेंगे, ये आपका इंडिकेट करेंगे वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विथ ऑलवेज फॉर अनप्लीजेंट एक्टिविटीज।
बहुत बार सुनने में आया है कि ऑलवेज केवल किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाना चाहिए। कभी जरूरी नहीं होता दोस्तों। यहां अगर कोई एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी आपकी अनप्लेजेंट है, बिल्कुल दुखद है, या यूं कह सकते हो कि ये आपके लिए श्योरिटी में नहीं है, निश्चितता में नहीं है, कोई एविल एक्शन है, कोई आपका वहां पर बुरा कार्य है, उसको शो करने के लिए आप किसको काम में ले सकते हो, ऑलवेज को काम में ले सकते हो। जैसे यहां ये कहता हूं कि ही इज ऑलवेज टीजिंग मी। अब इस सेंटेंस को ये लिखना कि ही टीजेज मी, ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा क्या रहेगा, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी। इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और बीच में बताइए क्या है आपका, ऑलवेज। अब ये ऑलवेज कौन सी एक्टिविटी को शो कर रहा है, किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना। बताइए प्लीजेंट एक्टिविटी है या अनप्लीजेंट एक्टिविटी है, बिल्कुल अनप्लीजेंट एक्टिविटी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनको मैं प्रोग्रेसिव नेचर में काम में ले सकता हूं या फिर नहीं ले सकता। वर्ब्स नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस, जो आपका प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, काम में नहीं ले सकते साहब, जिनका यूज नहीं कर सकते, मतलब इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। अगर गलती से आपने लगा भी दिया उसका मीनिंग चेंज होगा, सिंपल जो कंटिन्यूअस नेचर का मीनिंग है वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। देयर आर सम वर्ब्स, वहां पर कुछ क्रियाएं हैं विच कैन नॉट बी यूज्ड विद द प्रोग्रेसिव टेंसेज एट ऑल, जिन्हें कभी भी प्रोग्रेसिव नेचर के टेंसेस के साथ में काम में नहीं लिया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि द नोशन ऑफ समथिंग, जो किसी ना किसी चीज का विचार है, यहां नोशन, नोशन के मायने क्या है, नोशन का मतलब होता है यहां पर विचार से या फिर किसी आइडिया से या किसी अलग ही कंसेप्ट से। अब समथिंग इन प्रोग्रेस, कि कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो प्रगतिमान है, कुछ तो ऐसा है जो विकासशील है। कैन नॉट बी अप्लाइड टू देम, उन्हें उनके साथ अनुप्रयोगित नहीं किया जा सकता। दीज वर्ब्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। अब ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं जिनके साथ में आप प्रोग्रेसिव नेचर काम में नहीं ले सकते हो। ये क्रियाएं आपके पास कितने प्रकार की हैं जी, तीन प्रकार की। पहला, वर्ब्स ऑफ परसीविंग, फील, हियर, सी, स्मेल और टेस्ट। ऐसे क्रिया शब्द जो इंद्रिय बोध की क्रियाएं करवाते हैं, ऐसे क्रिया शब्द जो आपके इंद्रियात्मक स्थिति को बताते हैं, जिसमें आप फील को शामिल कर सकते हो, महसूस करना, हियर को शामिल कर सकते हो, सुनना, सी को शामिल कर सकते हो, देखना, स्मेल को शामिल कर सकते हो, सूंघना, और टेस्ट को शामिल कर सकते हो, स्वाद का चखना। अर्थात इनके साथ आप क्या यूज नहीं करोगे, आईएनजी यूज नहीं करोगे, मतलब फील का फीलिंग नहीं बनाओगे, हियर का हियरिंग नहीं बनाओगे, सी का सीइंग नहीं बनाओगे, स्मेल का स्मेलिंग नहीं बनाओगे, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं बनाओगे। कब नहीं बनाओगे, जब अपना नेचर क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश में इनके साथ आईएनजी आता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि इसे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस नेचर में काम में लेते हो, तब इनके साथ में क्या नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। ये आपको देखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, आई हियर ए नॉइज आउटसाइड, कि मुझे बाहर एक आवाज सुन रही है। लेकिन देखो ऐसा नहीं बोल सकते, आई एम हियरिंग ए नॉइज आउटसाइड। तो यहां पर ये जो हियरिंग में आईएनजी है ये गलत हो गया, इसलिए मेरा एम भी हटेगा। भाई हियर में आईएनजी हटा दूंगा, कंटिन्यूअस हट गया, ये कंटिन्यूअस हट गया, तो इसके पहले वाला जो इज़मार है उसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अगला, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये आम तो बड़ा मधुर, बड़ा मीठा स्वाद देता है, या इस आम में मीठा स्वाद आ रहा है। लेकिन आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि दिस मैंगो इज टेस्टिंग। यहां वाले पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टेस्ट के साथ में तो नहीं लगेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि जो टेस्ट मेरे पास आ रहा है उस टेस्ट का मैं क्या नहीं कर सकता, टेस्टिंग नहीं कर सकता, और टेस्टिंग नहीं करूंगा तो इस भी नहीं आएगा, और इसी वजह से मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। फिर अगला, आई कैन सी समवन थ्रू द विंडो, मैं किसी ना किसी को खिड़की के मध्य से देख सकता हूं या फिर देख रहा हूं। लेकिन देखो यहां पर क्या नहीं हो रहा है, सी में आईएनजी नहीं जुड़ रहा है, आईएनजी नहीं जुड़ा तो एम भी हटेगा, और सीधा सीधा बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा, कैन सी। इस तरीके से डीलिंग बन जाएगी। तो अपना जो पैटर्न मिला,
अपना जो तरीका मिला उस तरीके में सारी चीजें एक अच्छी स्थिति के साथ में जुड़ती चली गई है। क्या है? ऐसे आपके क्रिया शब्द जो इंद्रिय बोध की क्रियाएं होती हैं उनका कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता। अगर उनके साथ में आप कंटिन्यूअस नेचर अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैं ये लिख देता हूं आपका कि कोर्ट्स हियरिंग, अदालत की सुनवाई, तो यहां पर ये कोर्ट्स हियरिंग में हियरिंग किसका काम कर देता है बताओ? आपका नाउन का काम कर देता है। हियरिंग किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। अब ये अदालत की सुनवाई की खातिर जो बोला जा रहा है उसी के सेंस में ये सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां पर आईएनजी आ गया, क्या इसके पहले इज़मार है? क्या नहीं है ना। दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस नेचर का बोध करवा रहा है? क्या नहीं करवा रहा। तो अगर कहीं पर किसी भी ऐसे शब्द में जो कि ज्ञानेंद्रियों का या इंद्रिय बोध करवाता है और उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो वो वहां वर्ब फॉर्म में काम में नहीं आ रहा है, बल्कि किसी अन्य फॉर्म में क्या आ रहा है? आपका काम में आ रहा है। अगला पार्ट लीजिएगा, वर्ब्स रेफरिंग टू ए स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे क्रिया शब्द जो रेफर किसको करते हैं? किसी मानसिक अवस्था को बताते हैं या फिर फीलिंग या किसी भावना को बताते हैं, जैसे किसी पर विश्वास करना है, किसी के लिए इच्छा रखना है, किसी को नापसंद करना है, किसी पर शक करना है, किसी को भूलना है, किसी से नफरत करना है, घृणा करना है, किसी से आशा रखना है, इमेजिन किसी से कल्पना करना है, किसी को जानना है, किसी को पसंद करना है, किसी से प्रेम करना है, या फिर किसी चीज का अर्थ निकालना है, प्रीफर किसी को प्राथमिकता देना है, रिमेंबर याद रखना है, सपोज कल्पना करना है, या अंडरस्टैंड समझना है, या वांट किसी को चाहना है, या किसी के लिए शुभ कामना रखना है। अब ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इन सारी चीजों में हमें क्या देखना है कि या तो स्टेट ऑफ माइंड है और या फिर किसी फीलिंग की बात हो रही है। ऐसी चीजों को जिसमें मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति, मानसिक दशा या फिर किसी भावना को व्यक्त करना पड़े, तो उन क्रियाओं को, उन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस नेचर में काम में नहीं लेंगे, अर्थात उनके साथ आईएनजी नहीं जुड़ेगा। जैसे आई फॉरगेट हिज नेम, लेकिन क्या नहीं होगा? आई एम फॉरगेटिंग नहीं होगा। ही अपीयर्स टू बी रिच, लेकिन क्या नहीं होगा? ही इज अपीयरिंग नहीं होगा। या आई लाइक माई नेबर्स, लेकिन क्या नहीं होगा? आई एम लाइकिंग नहीं होगा। आई रिमेंबर यू नाउ, लेकिन क्या नहीं होगा? आई एम रिमेंबरिंग नहीं होगा। अगला देखिएगा, दो पार्ट तो आ गए इसके जिनमें आईएनजी नहीं जुड़ रहा है। वर्ब्स रेफरिंग टू ए रिलेशनशिप, ऐसे क्रिया शब्द जो हमें किसी संबंध को, किसी रिश्ते को बताएं या किसी भी आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताने की कोशिश करें, या फिर आपके जीवित दशा है उसको बताने की बात करें। जैसे बी है, बिलोंग टू है, या कंसर्न है, कंसिस्ट ऑफ है, कंटेन है, कोस्ट है, डिपेंड ऑन है, डिजर्व है, फिट है, हैव है, मेटर है, ओ है, ऑन है, पजेज है, रिमेन है, रिक्वायर है, रिजेंबल है, एटसेट्रा। बी का मतलब होने से है, बिलोंग टू का मतलब संबंध रखने से है, कंसर्न का मतलब उससे जुड़ाव होना है, चिंतित होना है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब सम्मिलित होना है, कंटेन शामिल करना है, कॉस्ट आपका कीमत लगाना है, डिपेंड ऑन निर्भर रहना है, डिजर्व यानी आपका योग्य रहना है, फिट बिल्कुल उपयुक्त होना है, हैव पास रखना है, मैटर किसी मामले की विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, और ऋणी होना है, कर्जदार होना है, एहसानमंद होना है, ऑन स्वयं की स्थिति के लिए है, पजेज स्वामित्व बताने के लिए है, रिमेन रहने या शेष रहने के लिए, रिक्वायर आवश्यक होने के लिए है, रिजेंबल दृश्यित होने के लिए है, इत्यादि में से किसी को आप शामिल कर लेते हैं तो वो वहां पर जो आपके संबंध कारक होती हैं या अस्तित्व बोध कारक होती हैं, ऐसी चीजों के साथ में भी क्या नहीं जोड़ेंगे? आप आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। सिंपल से एग्जांपल्स देखिएगा कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ऐसा नहीं होगा कि दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ये नहीं रहेगा। या दिव्या रिजेंबल्स हर मदर, लेकिन ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि दिव्या इज रिजेंबलिंग हर मदर। फिर राजू एंड रीता हैव ए कार, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि राजू
इज राजू एंड रीता इज हैविंग ए कार, ये तो नहीं आएगा आपका। या फिर आर हैविंग ए कार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। महेश हैज ए गुड वाइफ, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे महेश इज हैविंग ए गुड वाइफ। मतलब ये जो क्रियाएं आपके पास में आ रही हैं, इनके साथ में क्या नहीं जुड़ेगा, आईएनजी नहीं जुड़ेगा। और आईएनजी नहीं जुड़ेगा तो ये किस में नहीं जाएगा, आपका इज एमआर के साथ भी नहीं जाएगा। तो यहां पर जो वर्ब्स आई हैं उनको एक बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कुछ नई भी हो सकती हैं, जिनकी अमूमन अपन देखते हैं कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की किताब को पढ़ने पर ये चीजें आपकी नजर से बाहर हो जाती हैं। जैसे क्या क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, बिलोंग टू नहीं होगा, कंसर्न नहीं होगा, कंसिस्ट ऑफ नहीं होगा, कंटेन नहीं होगा, कॉस्ट नहीं होगा, डिपेंड ऑन नहीं होगा, डिजर्व नहीं होगा, फिट नहीं होगा, हैव नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, पजेज नहीं होगा, रिमेन नहीं होगा, रिक्वायर नहीं होगा, रिजेंबल नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये जो वर्ब जिनमें आईएनजी नहीं जुड़ता है उन्हें आप नॉन कंटिन्यूअस का नाम दे सकते हैं। बताइए किसका नाम दे सकते हैं, आपका नॉन कंटिन्यूअस। और जो नॉन कंटिन्यूअस का नेचर आपको मिल रहा है, इसी टर्म को आप दूसरे टर्म से जोड़ दीजिए। ये बता दीजिए किसमें जाएगा, आपका नॉन प्रोग्रेसिव। तो यहां जिसका डिस्कशन चल रहा है वो किसका चल रहा है, नॉन कंटिन्यूअस या फिर आपके नॉन प्रोग्रेसिव मैनर का चल रहा है। दीज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, ये जो गैर विकासात्मक क्रियाएं हैं, आर यूज्ड, उन्हें काम में लिया जाता है विद द प्रोग्रेसिव टेंसेज, अपने विकासात्मक काल के लिए, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष स्थितियों में उन्हें काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखना विशेष स्थितियां कौन सी बनती हैं, उन पर थोड़ा सा अपन गौर करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, जब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उसको पढ़ेंगे, तो वहां कौन सी स्थिति में काम में आती हैं, नहीं आती हैं, उनको अपन देखेंगे। अब अगला तीसरा जो अपना पार्ट है वो सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसे परफेक्टिव नेचर भी कह सकते हो, प्लू परफेक्ट का नाम भी कह सकते हो। यहां वर्ब फॉर्म के अंदर क्या कह रहा है, ऑक्सिलियरी वर्ब है हैव हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है आपका, हैव हैज आ रहा है। तो ये सीख लीजिएगा, अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास क्या है, ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है या फिर आपका सिंगुलर है, तो बता दीजिए वो किस में चला जाएगा, हैज में चला जाएगा। मैन वर्ब है, उसके साथ में आप देख ही रहे हैं किस रूप में आएगा, वो थर्ड फॉर्म में आएगा। और थर्ड फॉर्म को हम इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये गलती मत कर दीजिएगा कि इसे आप क्या मान लें, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में जाता है। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, आई हैव रिटन टू लेटर्स, हैव आ गया और पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन है। आई हैव नेवर सीन आगरा, हैव आ गया और इधर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन। तो हैव के साथ में टर्म किसका आ गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म का आ गया। अब यहां पर ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये दोनों किस में चले गए, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो हैड नहीं है, हैड होते ये पास्ट परफेक्ट बन जाता, हैज या हैव आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। अब इसकी यूज देखना, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ये एक ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करता है, कंप्लीटेड रिसेंटली, जो काम पूरा हुआ है और कब पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, हाल ही में पूरा हुआ है, बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रिवेलेंट, लेकिन जिसका परिणाम अभी भी प्रचलन में है। इंपॉर्टेंट थिंग तो यह है कि जो परिणाम, जो आउटपुट या जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो अभी भी रुका हुआ नहीं है, बल्कि अभी भी बताओ क्या है, आपका प्रचलन में है। जैसे सेंटेंस है, आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर, मैं जयपुर शिफ्ट हो गया हूं, मतलब मैं सीकर में रहता था, अब मैं कहां रहने लगा हूं, जयपुर में। तो जयपुर शिफ्ट होने का मतलब आपने सीकर छोड़ा है,
जयपुर तो नहीं छोड़ा, जयपुर में रहना शुरू कर दिया है, तो अब भी आप क्या करते हो, वहां रहते हो, अब भी आप वहां रहते हो। ये किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, मैंने अपनी अभ्यास पुस्तिका खो दी है, मतलब आई एम देयरफॉर अनेबल टू डू माई होमवर्क, अभी मैं अयोग्य हूं, अक्षम हूं किस काम में कि अपना गृह कार्य नहीं कर सकता, उस गृह कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं। अर्थात ये हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो हमें इस चीज की उम्मीद देता ही देता है, जैसे यहां भी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये भी साथ में निकालना है कि जो काम हाल ही में पूरा हुआ, जैसे जयपुर शिफ्ट होने वाला या अभ्यास पुस्तिका के खोने वाला, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो अब भी प्रचलन में है कि जयपुर शिफ्ट होने के बाद में ये कहता है कि मैं जयपुर तो रह रहा हूं, और किताब खोने के बाद में ये कहता है कि मैं अपना होमवर्क करने में सक्षम नहीं हूं। तो उसका जो एक्शन है वो प्रिवेलेंट रहेगा, लेकिन प्रिवेलेंट कैसे रहेगा, आपका उसके रिजल्ट के तौर पर आपका माना जाएगा, लेकिन वो काम क्या है, वो काम आपका कंप्लीट है और काफी टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा अंतराल नहीं लगा है, ज्यादा गैप नहीं लगा है, बल्कि वो काम कैसे पूरा हुआ, आपका रिसेंटली पूरा हुआ है। अब इसमें अगली चीज, इसके सीधे दूसरे प्रयोग पर आते हैं अपन। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यह एक ऐसे कार्य को अभिव्यक्त करता है, बिगिनिंग एट सम पॉइंट, जो किसी बिंदु से तो शुरुआत करता है, इन द पास्ट, ये काम शुरू हो रहा है, और शुरू कब हो रहा है, आपका पास्ट में शुरू हो रहा है, एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट और टू द प्रेजेंट, और अभी ये जारी है, और जारी किस में है, प्रेजेंट टाइम में। इन दिस केस, इस मामले में सिंस इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर आपका सिंस नामक शब्द है, उसे हम काम में लेते हैं, और किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु के लिए। एंड फॉर, और जो आपका फॉर है, उस फॉर को हम वहां पर काम में लेते हैं, और ये फॉर किसके काम आएगा, आपका वहां पर आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसमें जो फॉर है वो किसके लिए काम आ रहा है, आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, समयावधि के लिए काम आएगा। तो यहां दो चीजें आपने सीखी हैं। अपने पास में एक टुकड़ा कौन सा लिया, आपका सिंस का लिया। सिंस किसके लिए काम में आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय बिंदु के लिए। और जो फॉर आपके लिए काम में आता है वो किसके लिए आता, आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो निश्चित समय बिंदु होता है। क्या पढ़ सकते हैं इसे आप, निश्चित समय बिंदु पढ़ा जा सकता है। और जब आप बात करते हैं यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की, तो ये सेंस किस में जाएगा, आपका अनिश्चित समयावधि में जाएगा, अनिश्चित समयावधि में। आपने ये कहा कि वार के दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम में। आपने कहा 1 से 12 AM या 1 से 12 PM, 1 से 24 o'clock, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में। आपने बोला टुडे है, टुनाइट है, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे है, द लास्ट डे है, टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, द फॉलोइंग डे है, द डे बिफोर है, द डे आफ्टर है। ये सारे किस्में आपके वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम में। आपने महीना का नाम बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी किसमें आपका वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम में है। फिर अगली चीज आपके पास में आती है, अगला एस्पेक्ट जो आपके पास आता है, वो एस्पेक्ट क्या रहता है आपके लिए वहां पर, कि अगर यही चीज अनिश्चित समयावधि में दी जाए कि 5 दिन, 5 डेज, कौन से 5 दिन, 3 घंटे, कौन से 3 घंटे, 4 महीने, तो कौन से 4 महीने, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम की बजाय किस में आ जाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएंगे। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम किसका यूज करते हैं, फॉर का, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे इसको देखिएगा, इसमें कोई भी काम आपका जो शुरू हो रहा है, वो शुरू तो कब हो रहा है, पास्ट में, और प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस में यूज करोगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर में यूज करोगे। जैसे 2 सेंटेंसेस आपके समक्ष आए हैं, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, तो यहां से क्लियर हो रहा है
हैव के साथ क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहां पर है आई हैव नॉन हिम सिंस 1990, यहां पर क्या रहा आपका हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। मिल गया। अब ये जो हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका आ रहा है, ये लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर करेगा। लेकिन ये जो बात चली ना पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको परखिए। यहां है 10 ईयर्स 10 साल, कौन से 10 साल कोई जानकारी नहीं। फिर यहां पर है आपका 1990, एक्यूरेट जानकारी है 1990, तो ये 1990 क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपने क्या लगा दिया सिंस। और ये जो 10 ईयर्स है ये आपका क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, और इस पीरियड ऑफ टाइम ने क्या लगा दिया फॉर। यानी कुल मिला के हम सिंस या फॉर का ज्यादातर यूज ये समझते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना चाहिए। सिंस या फॉर कभी भी किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बपोती नहीं होते हैं। सिंस या फॉर हमेशा ये देखते हैं कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है आपका जारी है, या आगे चलकर भी क्या रहेगा जारी, क्योंकि ये चीजें अपन पढ़ेंगे फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर आपका पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वहां इन्हें पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला के जो आशय है, कुल मिला के जो आपका अभिप्राय है, कुल मिला के जो आपका ये सेक्शन है, वो सेक्शन एकमात्र अवस्था का है। और वो एकमात्र अवस्था का सेक्शन कौन सा है, वो यही है कि आपको ये चेक करना है हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं है। आपसे भरवा लिया जाए तो आप केवल ये नहीं कहोगे कि सिंस या फॉर केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस की टाइम एडवर्बियल्स हैं, ये आपके लिए खाली परफेक्ट की भी हो सकती हैं। ये टोटल 5 टेंसेज का जो पार्ट होते हैं जिसमें एक टाइम का पार्ट आ जाता है, उनको निकालने के बाद 4 बस्ते उनको कवर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को कवर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करते हैं, पास्ट परफेक्ट को कवर करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करते हैं, और साथ में आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कवर करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को कवर नहीं करते। फ्यूचर परफेक्ट में टाइम इंडिकेट करने के लिए सिंस या फॉर नहीं आता है, बल्कि वहां पर किसका इस्तेमाल होगा आपका बाई का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर अगला देखिएगा। इसमें नेक्स्ट वाला जो फैक्टर मैं उठाऊं उससे पहले आपके पास एक ये धारणा है, इस धारणागत अवस्था को आप पूरा कर सकते हैं जी। देखिए जरा, इसमें अपना टर्मिनोलॉजी क्या हो सकता है। इसमें यह है कि जो पास्ट में काम जारी हुआ वो प्रेजेंट तक आपका चल रहा है, उसकी बातचीत यहां पर चली। अब इसका एक टर्म और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का ही, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन। इसे उस काम के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है और एक्सपीरियंस या उस अनुभव या तजुर्बे के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है विच टुक प्लेस इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित हुआ था। बट दिस एक्शन और एक्सपीरियंस, लेकिन यह कार्य या अनुभव इज सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण है एट द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण के अंदर भी। मतलब ये टुक प्लेस, ये घटित हुआ, और ये घटित कब हुआ बताओ। देखें आपका पास्ट में घटित हुआ, लेकिन अब भी ये जो एक्शन है या अब भी ये जो एक्सपीरियंस है, ये क्या है आपका महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण बताओ कहां है, प्रेजेंट मोमेंट में। घटित हो गया, हैपन हो गया, लेकिन हैपन होने के बाद में भी अब भी इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, अब भी इसके रेमेंशियंस निकलेंगे, अब भी इसकी मेमोरी निकलेगी, अब भी इससे कोई वाइटल इशू निकाल कर दिया जाएगा। तो पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट के साथ तो जुड़ रहा है। एक्शन भले ही पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, लेकिन कंप्लीट होने के बावजूद यह जरूरी है कि इसे आपका प्रेजेंट में अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी पड़े। जैसे अगला ये कह रहा है, आई हैव सीन आगरा ट्वाइस, कि मैं यहां पर आगरा को 2 बार देख कर आ चुका हूं, 2 बार आगरा घूम चुका हूं। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी सो सीन, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो काम तो हो गया। काम होने के बाद आगरा में क्या क्या देखा उसका बखान तो कर ही सकते हो। आगरा दोबारा जाने का मन कर ही सकता है, या उसके बारे में किसी को नरेट कर सकते हो। मतलब प्रेजेंट टाइम में तो इसकी इंपॉर्टेंस बरकरार है। फिर अगला वाक्य, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, मैं आज से पहले उसके साथ कभी नहीं मिला। तो हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है मीट। मैट के 3 फॉर्म होते हैं, मीट, मैट, मेट। फर्स्ट में MEET, सेकंड और थर्ड में MET। तो यहां बीच में इंटरनल वाउल चेंज हो रहा है, मतलब एक ई क्या निकल रहा है आपका कम, एक ई वहां से हटाया जा रहा है। आप उससे पहले कभी नहीं मिले, मतलब अब तो मिले हो, आज मिले हो। तो अगला कह रहा है मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, तो पहले नहीं मिला वो काम पूरा, लेकिन आज मिल लिए,
वो काम आपका अभी अभी रिसेंटली पूरा हुआ है और अब इसके बाद में आपकी मुलाकातें शुरू होने वाली हैं। फिर आई हैव सीन मेनी टेम्पल्स, मैंने बहुत सारे मंदिरों को देखा है। तो यहां हैव आ रहा है और हैव के साथ में क्या रहा बताओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। हैव के साथ में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का नेचर है उसके अंदर आप ये कहोगे मैंने बहुत सारे टेम्पल्स को देखा, मतलब ये काम कंप्लीट है, ये काम आपका टुक प्लेस, घटित हो चुका है। किस में घटित हो चुका है, पास्ट में, लेकिन अब भी इसका अपनी जिंदगी में कोई ना कोई महत्व जरूर है। वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसके टाइम एडवर्बियल्स हैं, टाइम एडवर्ब्स हैं, उन पर ध्यान देखिएगा। नोट द एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं, जस्ट, या फिर क्या है, यट, या क्या है आपका, एवर, या फिर इसमें क्या है, नेवर, या ऑलरेडी, या रिसेंटली, या लेटली। कुछ केसेस में फॉर हो सकता है और कुछ में आपका सिंस आ सकता है। इसमें स्पेशली इसका ध्यान रखना, ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में भी लिया जा सकता है। इनको इसी टेंस में काम में लिया जाता है। जैसे इनमें से कुछ यूज किए हुए सेंटेंसेस अपन देखते हैं। He had just finished his work, हैज है और हैज के साथ में क्या दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीच में देखिए एडवर्ब कौन सा है, जस्ट आ रहा है। अगली चीज पढ़िएगा, इसमें ऊपर जो टाइम एडवर्ब्स दिए हैं ना, वो आपका हैज, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए, तो इसमें एक हैज आ गया था और हैज के साथ में देखो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, फिनिश्ड है, और बीच में एडवर्ब कौन सा आ रहा है आपका, वहां पर जस्ट दिया जा रहा है।